टीपू सुल्तान के जीवन का इतिहास। टीपू सुल्तान प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इन्हें अंग्रेजों, जो कि सुल्तान के शासन के अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश किया करते थे, के खिलाफ अपनी बेहतरीन लड़ाई के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्व दिया जाता है। मंगलौर की संधि, जो कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए थी, इसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए। यह आखिरी अवसर था कि एक भारतीय राजा ने अंग्रेजों पर हुकूमत की। टीपू सुल्तान ने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन संभाला। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नए परिवर्तन किए और साथ ही लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जो कि बाद में ब्रिटिश सेना के अग्रिमों के खिलाफ तैनात किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने बहुत से युद्ध में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई थी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर सन 1750 को देवनहल्ली शहर, जिसे आज के समय में बेंगलोर, कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, में हुआ। इनके पिता हैदर अली थे, जो कि दक्षिण भारत में मैसूर के साम्राज्य के एक सैन्य अफसर थे, और माता फातिमा फख्र उन निसा थीं। इनके पिता सन 1761 में मैसूर के साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए। इन्होंने अपने रुतबे से मैसूर राज्य में शासन किया। हैदर अली, जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार टीपू सुल्तान को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। टीपू सुल्तान ने बहुत से विषयों जैसे हिंदुस्तानी भाषा, फारसी, अरेबिक, कन्नड़, कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी आदि पर ज्ञान प्राप्त किया। इनके पिता हैदर अली के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ राजनीतिक संबंध होने से युवा राजकुमार टीपू सुल्तान को सेना में और अत्यधिक कुशल फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित किया गया था। टीपू सुल्तान का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय था। उनके शिक्षा और राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित होने के बाद उनके पिता ने उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। वे सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने सन 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया। इन वर्षों में हैदर पूरे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बनने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। अपने पिता के शासक बनने के बाद टीपू ने अपने पिता की नीति को, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष में फ्रांसीसियों के साथ थी, को जारी रखा और इसी के साथ टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने पिता के साम्राज्य को पड़ने से बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश की। वे बहुत हद तक अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। टीपू सुल्तान एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद उन्होंने कई मंदिरों में तोहफे पेश किए। श्रीरंगपट्टन के श्रीरंगम को टीपू ने 7 चांदी के कप और 1 रजत कपूर ज्वालिक पेश किया। मेलकोट में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। इनमें से कई को सोने और चांदी की थाली पेश की। टीपू ने कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए थे। नंजदगुड़ के श्री कांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। नंजनगुड़ के नंजुदेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरा शिवलिंग भेंट किया। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और अपनी तीसरी बड़ी लड़ाई में वे वीरगति को प्राप्त हो गए। 1766 में जब टीपू सुल्तान सिर्फ 15 वर्ष का था, तब उसे पहली बार युद्ध में अपने सैन्य प्रशिक्षण को लागू करने का मौका मिला, जब वह अपने पिता के साथ मालाबार पर आक्रमण कर रहा था। नौजवान ने 2000-3000 के बल का कार्यभार संभाला और बड़ी चतुराई से मालाबार प्रमुख के परिवार को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसने भारी सुरक्षा के बीच एक किले में शरण ली थी। अपने परिवार के लिए भयभीत मुखिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और अन्य स्थानीय नेताओं ने जल्द ही उसके उदाहरण का अनुसरण किया।
हैदर अली को अपने बेटे पर इतना गर्व था कि उसने उसे 500 घुड़सवारों की कमान सौंपी और उसे मैसूर के भीतर 5 जिलों पर शासन करने के लिए सौंपा। ये युवक के लिए एक शानदार सैन्य करियर की शुरुआत थी। 18वीं शताब्दी के मध्य के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राज्यों और रियासतों को एक दूसरे से और फ्रांसीसियों से अलग करके दक्षिण भारत पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने की मांग की। 1767 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन किया और साथ में उन्होंने मैसूर पर हमला किया। हैदर अली मराठों के साथ एक अलग शांति बनाने में कामयाब रहे और फिर जून में उन्होंने अपने 17 वर्षीय बेटे टीपू सुल्तान को निजाम के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। युवा राजनयिक उपहार के साथ निजाम शिविर में पहुंचे, जिसमें नकद, गहने, 10 घोड़े और 5 प्रशिक्षित हाथी शामिल थे। ब्रिटिश सैनिकों के आने पर मैसूर की सेना तीसरे किले को घेर रही थी। टीपू और उसके घुड़सवारों ने हैदर अली के सैनिकों को अच्छे क्रम में पीछे हटने की अनुमति देने के लिए अंग्रेजों को काफी देर तक रोके रखा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने तब तट को फाड़ दिया, किलों और अंग्रेजों के कब्जे वाले शहरों पर कब्जा कर लिया। मार्च 1769 में जब अंग्रेजों ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया तो मैसूर वासी अपने प्रमुख पूर्वी तट बंदरगाह मद्रास से अंग्रेजों को हटाने की धमकी दे रहे थे। इस अपमानजनक हार के बाद अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 1769 शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। दोनों पक्ष अपनी युद्ध पूर्व सीमाओं पर लौटने और किसी अन्य शक्ति द्वारा हमले के मामले में एक दूसरे की सहायता के लिए आने पर सहमत हुए। परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसान हो गई, लेकिन यह अभी भी संधि की शर्तों का सम्मान नहीं करेगी। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान सईद वालशारिफ फतह अली खान बहादुर साहब टीपू हैं। ये सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। टीपू सुल्तान की पत्नी का नाम सिंध सुल्तान था। हालांकि टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में कई शादियां की, जिनसे उनके कई बच्चे भी हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शहजादा हैदर अली सुल्तान, शहजादा अब्दुल खालिक सुल्तान, शहजादा मुही-उद-दिन सुल्तान, शहजादा मुइज़-उद-दिन सुल्तान हैं। टीपू सुल्तान का नाम पहले भारतीय राजाओं में से एक के रूप में लिया जाता है, जिनकी युद्ध के मैदान में औपनिवेशिक ब्रिटिश के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई। इसके लिए इन्हें आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि टीपू सुल्तान की कठोरता की वजह से उन्हें भारत के कई क्षेत्रों में एक अत्याचारी शासक भी कहा जाता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि एक जमाने में हमारे मुल्क में ब्राह्मणों या उच्च जाति के हिंदुओं ने दलितों पर इतना अत्याचार किया कि ये सब कुछ आदत सी बन गई। खास तौर पर औरतें बगैर कपड़ों के रहने लगी, या उन्होंने ये समझ लिया कि ईश्वर ने उन्हें सिर्फ इस काम के लिए पैदा किया है कि वो मर्दों के बनाए कानून के हिसाब से चलें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस टीपू सुल्तान को हिंदुत्व के ठेकेदार पानी पी पी कर कोसते हैं, उसी टीपू सुल्तान ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों का विरोध किया। उस दौर में औरतें अपना सीना हमेशा खुला रखती थी, लेकिन इसी टीपू सुल्तान ने महिलाओं के सीना खोलकर चलने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी और उन्हें अपने सर और सीना ढकने की तमीज सिखाई। बल्कि खुद औरतों को इसके लिए कपड़ा तोहफे में देना शुरू करा। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मीर हुसैन अली खान किरमानी की किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान देख सकते हैं। ये किताब सन 1864 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले मीर हुसैन अली खान किरमानी ने फारसी जबान में निशान-ए-हैदरी लिखी थी। दरअसल इसी किताब का W. माइल्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उस जमाने में कर्नाटक के कई मंदिरों में, खास तौर पर मैसूर के काली मंदिर में देवी को खुश करने के लिए औरतों को भेंट चढ़ाया जाता था। टीपू सुल्तान ने अपने दौर में इस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी। उस वक्त के बड़े शहरों में हिंदू औरतों को बेचने के लिए मंडियां लगती थी। गुलाम खरीदे व बेचे जाने का दौर था। शाही फरमान जारी कर #टीपू सुल्तान ने इसे भी बंद करा दिया। फारसी में जारी इस फरमान को आप 1940 में अब्दुल्ला की संपादित किताब टीपू सुल्तान में देख सकते हैं। इसके अलावा 1951 में प्रकाशित मुहिब्बुल हसन खान की किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में इन बातों का अच्छा खासा जिक्र है।
उस जमाने में ये भी कल्चर था कि घर का एक पुरुष शादी करता था, लेकिन उसकी बीवी सबकी बीवी हुआ करती थी। टीपू सुल्तान ने इस पर रोक लगाने का काम किया। सच तो ये है कि इस देश में हिंदू महिलाओं को इज्जत के साथ जीने का सलीका टीपू सुल्तान ने ही सिखाया। इसलिए हिंदुत्व के ठेकेदारों को टीपू सुल्तान कभी पसंद नहीं आया और हमेशा से उसका विरोध किया। और कर्नाटक में ये ठेकेदार आज भी चाहते हैं कि तरक्की के नाम पर महिलाएं अपना सीना खोलकर चलें। इस संदेशे में भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि फिर से इस देश में वेस्ट टैक्स लगा दिया जाए। टीपू सुल्तान की तीसरी बड़ी लड़ाई, जो कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, में 4 मई सन 1799 को मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर टीपू सुल्तान को धोखा देते हुए उनकी हत्या कर दी और मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया। इनके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम शहर में दफन किया गया। टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले गए। इसी के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे शहीद हो गए। टीपू की मृत्यु के बाद उनका सारा राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में नए सिक्के और कैलेंडर चलाए, साथ ही कई हथियारों के आविष्कार भी किए। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कारक थे। टीपू सुल्तान ने लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट से अंग्रेज घबराते थे। टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भविष्य को नई संभावनाएं और कल्पनाओं को उड़ान दी। ये रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे गए हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उस रॉकेट को अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने इस हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल करके कई युद्धों में जीत हासिल की। टीपू ने फ्रांसीसी के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखी। टीपू सुल्तान जैकबीन क्लब के सदस्य भी थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान के शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे कई सहयोगियों की सहायता कर उनका भरोसा जीता। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 था। उनकी तलवार पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। वहीं इस तलवार की कीमत 21 करोड़ के लगभग आंकी गई। टीपू सुल्तान के सभी हथियार अपने आप में कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण हैं। टीपू सुल्तान की अंगूठी 18वीं सदी की सबसे विख्यात अंगूठी थी। उसका वजन 41.2 ग्राम था। उसकी नीलामी कीमत लगभग 145,000 पौंड यानी करीब 14,287,665 रुपये में हुई। क्रिस्टी ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि यह अद्भुत है कि एक मुस्लिम सम्राट ने हिंदू देवता के नाम वाली अंगूठी पहने हुए था। टीपू सुल्तान की राम नाम की अंगूठी को अंग्रेज उसके के मरने के पश्चात उसे अपने साथ ले गए। विरासत में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ मैसूर ब्रिटिश राज के अधिकार क्षेत्र में एक और रियासत बन गया। उनके बेटों को निर्वासन में भेज दिया गया और एक अलग परिवार अंग्रेजों के अधीन मैसूर के कठपुतली शासक बन गया। वास्तव में टीपू सुल्तान के परिवार को एक जानबूझकर नीति के रूप में गरीबी में कम कर दिया गया था और केवल 2009 में रियासत की स्थिति में बहाल किया गया था। टीपू सुल्तान ने अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी, हालांकि अंततः असफल रहे। टीपू सुल्तान को एक शानदार स्वतंत्रता सेनानी और एक सक्षम शासक के रूप में याद किया जाता है।